नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका 65वां सेशन है। आज हम अध्याय 3 को जारी रखेंगे। हम योग सूत्र सीरीज का अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 3 विभूतिपाद में हमने अभी तक जाना। पहला सूत्र ने बताया कि चित्त का एक जगह ठहर जाना धारणा है। जहां भी चित्त ठहरा जाए उसमें ही लंबे समय तक उसे लगाए रखना ध्यान है। और जब आप लंबे समय तक उसमें लगा के रखते हैं चित्त को, तो कुछ समय बाद शून्य जैसी जो स्थिति प्रकट होती है चित्त की, जिसमें स्वयं चित्त शून्य हो जाता है, केवल ध्येय मात्र बचता है, उसको समाधि कहते हैं। और इन्हीं तीनों, ये सूत्र 3 ने बताया, सूत्र 4 ने बताया, जब ध्यान, धारणा और समाधि एक ही वस्तु पर लगाई जाती है तो उसे संयम कहते हैं। सूत्र 4, 5, 6, 7, 8 ने संयम के अलग अलग डायनामिक्स पे बात की। सूत्र 9, 10, 11 ने संयम के परिणामों का जानकारी दी। सूत्र 12 में मन का किस प्रकार रूपांतरण होता है उस पर चर्चा हुई। सूत्र 13, 14, 15 ने ये बताया कि ये रूपांतरण जो होता है संयम करने से, ये न केवल मन में होता है, इवन इस तरह का रूपांतरण समस्त स्थूल भूतों में और इंद्रियों में भी होता है। फिर सूत्र 16 से उन समस्त विभूतियों की चर्चा होना शुरू हुई जिनको संयम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सूत्र 16 ने बताया कि इन तीनों परिणामों को, जो मन में 3 परिणाम होते हैं, उन पर संयम कर लेने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 ने बताया शब्द, अर्थ और ज्ञान को, उस पर संयम कर लेने पे संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 18 ने बताया संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञात होता है। सूत्र 19 ने बताया दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 20 ने बताया उनके चित्त का ज्ञान हो सकता है, पर चित्त में जो विषय है वो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका क्या मायना है, इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो संयम का विषय नहीं है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी की आंखों में हमें बस दिख रही है, पर बस का क्या मायना है उस व्यक्ति के लिए, वो तो वही बता पाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे सूत्र 21 से। बहुत खूबसूरत सूत्र है और बहुत चीजें हमें सिखाता है। सूत्र 21 कुछ इस तरह से है। काय रूप संयमात तस्य ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाश असंप्रयोगे अंतर ध्यानम। अपने शरीर के रूप में, अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। इससे दूसरे की आंखों के प्रकाश से योगी के शरीर का सन्निकर्ष न होने के कारण योगी के शरीर का अंतर ध्यान हो जाता है। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स कि व्यक्ति गायब हो सकता है योग साधना से। एक ये भी सिद्धि है कि वो अंतर ध्यान हो जाता है। अब जरा सोचिए, हजारों सालों पहले ये ग्रंथ हमारे सामने आया। ये कह रहा है कि व्यक्ति अंतर्ध्यान हो सकता है, गायब हो सकता है। ये सुनने में कितना रूढ़ ही लगता है, अजीब लगता है। पहली बार कोई पढ़े तो लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर इंडिया कोई बन सकता है इस तरह से। पर ये सूत्र न केवल बता रहा है, मैकेनिज्म पे भी बात कर रहा है। फिर से इसको सुनिए। अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। जब मैं अपने शरीर के रूप पर संयम करता हूं, अपना स्ट्रक्चर पे मैं संयम कर लेता हूं, तो रूप की ग्राह्य शक्ति, मेरा रूप जो दूसरा देख पाता है,
वो जो ग्राह्य शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति, कि कोई उसे देख पाए, ग्रहण करने की शक्ति रुक जाती है। कैसे? इससे दूसरों के आंखों के प्रकाश से योगी के शरीर का कनेक्ट नहीं हो पाता। इससे योगी के शरीर का अंतर ध्यान हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म है, जरा इसको समझते हैं। पहले तो हम समझें कि हम वस्तुओं को देखते कैसे। आप हमें कैसे देख रहे हैं? चलिए, अभी तो आप इंटरनेट के माध्यम से हैं, पर अदरवाइज भी आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात, 3 चीजें जरूरी है देखने के लिए। चक्षु, आंखें। पर आंखें होने के बाद भी हम नहीं देख पाएंगे यदि क्या ना हो। सोचिए, क्या ना हो। आंखें हैं तो भी आप नहीं देख पा रहे, यदि क्या ना हो। यस, यदि प्रकाश ना हो। तो दूसरी चीज, प्रकाश। आंखें भी हैं और प्रकाश भी है, बिल्कुल सही। आंखें भी हैं और प्रकाश भी है, पर वो प्रकाश की किरणें मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो भी मैं नहीं देख पाऊंगा। आधुनिक विज्ञान, और आप सब विज्ञान के विद्यार्थी, आप अच्छे से जानते हैं, 3 चीजें मस्ट हैं। आंखें हो, प्रकाश हो, और किरणें मेरी आंखों तक पहुंचे उस ऑब्जेक्ट से निकल के, तो मैं देख पाऊंगा। इसीलिए अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें मस्ट हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, हम बिल्कुल रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्ली। आप ये ग्लास कैसे देख पाते हैं? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की पुतली पर पड़ता है। तो पहला तो वस्तु पर प्रकाश पड़े, फिर वो रिफ्लेक्ट हो, और वो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों की पुतली पे आए। 3 बातें हो गई। प्रकाश पड़े इस वस्तु पर, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो भी मुश्किल है देख पाना। और तीसरा, वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे पहुंचे। ये 3 कंडीशंस हो गई। तो हमारी आंखें कैमरे के लेंस की तरह कार्य करती है, ठीक। और फिर इस पुतली से गुजरकर ये किरणें पीछे की ओर, आप सब रे ऑप्टिक्स पढ़े हुए हैं, पीछे की ओर एक निश्चित दूरी पर इसका बिंब बनाती है, रिफ्लेक्शन बनता है, इसका इमेज बनती है। कहां बनाती है? उसको कहते हैं रेटिना। आप अच्छे से जानते हैं। इस बिंब के साथ, ये जो रेटिना पे जो ये इमेज बन रही है, इससे कुछ स्नायु, ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है उस रेटिना से। तो फिर उस ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स इसीलिए कहते हैं, वो जो ऑप्टिक नर्व्स है वो इसकी सूचना मस्तिष्क को देते हैं। इससे उस व्यक्ति को उस आकृति का ज्ञान होता है। हम फिर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये समझे बिना जो आगे हम पढ़ने वाले हैं आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए फिर से चलते हैं क्लास 6। हम कोई चीज कैसे देखते हैं? स्टेप नंबर 1, उस चीज पे प्रकाश पड़ता है। स्टेप नंबर 2, प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। स्टेप नंबर 3, वो रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पहुंचता है। स्टेप नंबर 4, वो आंखों का जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज। स्टेप नंबर 5, वो जो रेटिना पे इमेज बन रही है उसको नर्व ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल नर्व्स दिमाग तक पहुंचाते हैं, और दिमाग बताता है ग्लास है, यही ऑब्जेक्ट है। पुरानी यादें, पहले कभी देखा हो तो टर्मिनोलॉजी हम मिल जाती है, और उस वस्तु की आकृति का ज्ञान हो जाता है। क्लियर? तो स्टेप 1, इंसिडेंट रे। अब हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। इंसिडेंट रे मतलब प्रकाश आया। जल्दी से अब ऐसे बताते जाइएगा। हम 5 स्टेप हमने आपको बता दी। अब बताइए स्टेप्स में क्या क्या आपके कंट्रोल में और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक, कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, और ये अगर आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है तो ठीक है। कई बार आजकल इसका भी बहुत उपयोग होता है। इट डिपेंड्स, एक्चुअली, यू नो, कांट से, फाइन। अगर ऐसा कुछ कहना है आपको तो ये कीजिएगा, ये। चलिए आगे बढ़े। तो 5 स्टेप्स हमने बताई देखने में। इन 5 स्टेप्स में देखते हैं क्या क्या हमारे कंट्रोल में। बताइए, उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, ये आपके कंट्रोल में है? क्विक। हम भले आपको ना देख सकते हैं, आप तो देख सकते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे प्रकाश हमारे चक्षु तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपके कैमरा ऑफ है, पर आप तो जानते हैं। सो यस,
नो, फर्स्ट आंसर इज नो। उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, स्टेप 2, वो प्रकाश आपकी आंखों तक आए, आपकी आंखों तक वो प्रकाश आए, आपकी आंखें उस प्रकाश को देखें, ये आपके कंट्रोल में है। यस और नो? यस और नो? आपकी आंखें उस प्रकाश को देखें। जो कह रहे हैं नो, 1 मिनट आंखें बंद करिए तो। आंखें बंद कर लिया, वो प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। आप यू कांट सी। सो इट इज इन योर कंट्रोल। चक्षु से उस प्रकाश का कनेक्ट हो, ये मेरे कंट्रोल में है। यस, सो आई कैन कंट्रोल दिस कि प्रकाश मेरी आंखों से कनेक्ट हो जाए। अच्छा, जब वो आंखों पे कनेक्ट हो तो रेटिना पे इमेज बनेगी, क्या बने या ना बने मैं कंट्रोल कर सकता हूं। आप कुछ देख रहे हैं पर रेटिना पे इमेज ना बने, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आई कांट कंट्रोल इट। ये तो ऑटोमेटिकली होगा, आप देखेंगे तो रेटिना पे, तो वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं। फिर वो जो इमेज बनी, उस इमेज की सूचना ब्रेन को मिलेगी नर्व ऑप्टिक्स के थ्रू। ये क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं? ये भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब पांचों स्टेप्स में केवल 2 चीजें मेरे कंट्रोल में है। प्रकाश मेरी आंखों पे पहुंचे, मैं हट जाऊं वहां से, ये मैं कर सकता हूं एटलीस्ट, और आंखों का और प्रकाश का कनेक्ट हो, चक्षु का सन्निकर्ष हो, ये मेरे कंट्रोल में है। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? रिफ्लेक्शन जो मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, और मेरा वस्तु और आंखों का कनेक्ट हो कि ना, ये मेरे कंट्रोल में है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब उस सूत्र को समझते हैं। जब हम इस बात को समझ चुके हैं, कैसे वो कह रहे हैं व्यक्ति गायब हो सकता है, क्या कह रहे हैं? काय रूप संयमात, अपने शरीर के रूप में संयम करने से। शरीर के रूप में कैसे संयम किया जाता है? हमें भी समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या चल रहा है। पर जब आप इस विचार पे भी संयम करेंगे तो आप जानेंगे कि एक हम जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, आप बताइए कितने लोगों ने उसका नाम सुना है? इट इज कॉल्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी। सुना है आपने? स्टील्थ टेक्नोलॉजी। यस और नो? सो आजकल ऐसे विमान विकसित हो गए हैं जिन विमानों को देखा नहीं जा सकता। इंसान तो छोटी सी चीज है, इतने बड़े बड़े विमान आपके सामने से उड़ के चले जाएंगे, आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। अजीब नहीं है? आपका रडार उन्हें कैच नहीं करेगा। रडार जैसा सेंसिटिव इक्विपमेंट भी उन विमानों को कैच नहीं कर पाया। स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं। तो कैसे ऐसे हो सकता है इतना बड़ा विमान सामने से उड़ के चला गया और रडार को नहीं दिखा? उसके लिए उन्होंने क्या किया? विमान के रूप में परिवर्तन किया। ठीक, जैसे विमान होते हैं ना, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उन्होंने क्या किया? उसकी एजेस में, ध्यान दीजिए, उसके शरीर में परिवर्तन करना चालू किया, रूप में परिवर्तन किया उसने, शार्प एजेस बनाई। तो हुआ ये कि आप किसी चीज को कब देखते हैं? जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आंखों में आ रही है तो आप देख रहे हैं। इन्होंने विमान ऐसा बना दिया कि रिफ्लेक्ट ऐसे होके कहीं और रिफ्लेक्शन चला जाए। तो इन्होंने विमान का रूप इस तरह से बनाया है स्टील्थ टेक्नोलॉजी में कि इंसिडेंट रे कहीं और रिफ्लेक्ट होगी, वहीं वापस नहीं जाएगी जहां से वो आई है। तो ऐसा बना दिया उसका एज ताकि रिफ्लेक्शन कहीं और निकल जाए। विंग एजेस मॉडिफाई कर दिए पूरे विंग को, ठीक है, ताकि वो जो इनकमिंग वेव्स हैं वो स्कैटर हो जाए चारों तरफ, वहां जाए नहीं जहां से आए वापस। ठीक, सरफेस पे ऐसा मटेरियल इन्होंने यूज किया जो सारे सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। हम दिखाएंगे आपको भी। और इंजन जो गर्म होता है, जिससे आप इंफ्रारेड से उसे पकड़ सकते हैं, तो इंजन को भी उस विमान के शरीर में ही छुपा दिया है ताकि अलग से दिखे भी नहीं कोई। नहीं तो अगर ज्यादा गर्मी कहीं दिखेगी तो अपने आप वो इंफ्रारेड उसको डिटेक्ट करने लगे। तो इंजन को भी कहीं ऐसी जगह लगा दिया और उसके आसपास ऐसी चीजें बनाई कि इतना गर्म ना रहे। ठीक, और जो एग्जॉस्ट डक है उसकी, उसको प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट, अक्सर पीछे रखते हैं एग्जॉस्ट को, पर बिल्कुल टॉप पे रख दिया
ताकि इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो और जल्दी से एग्जॉस्ट हो और हीट कम रिलीज हो। अब जरा देखिए, सूत्र को पढ़िए, क्या कह रहा है सूत्र। योगी संयम से ऐसी सिद्धि प्राप्त करता है कि वो अपने शरीर का रूप इस तरह से परिवर्तित कर लेता है। यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी में हो रहा है। विमान के शरीर का रूप परिवर्तित कर दिया गया ताकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कहीं और हो जाए। ठीक, आगे सुनिए, अगली शब्द क्या है। ग्राह शक्ति स्तंभे। ग्राह मीन्स परसेप्शन, शक्ति मीन्स कैपेसिटी, स्तंभे मीन्स सस्पेंडेड। ऐसा कर दिया कि परसेप्शन, देखे जाने की शक्ति खत्म हो गई, सस्पेंड हो गई, सो दैट ये जो कैपेसिटी या चांसेस हैं कि वो विमान देखा जाएगा, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। रिफ्लेक्शन को स्कैटर्ड कर दिया गया, अलग अलग तरफ चला गया उसका। हम दिखाएंगे आपको, अभी आपको और क्लियर होगा। ठीक, फिर सूत्र क्या कह रहा है। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, ताकि चक्षु का परावर्तित किरणों के प्रकाश से संपर्क ना हो सके। हम हजारों साल पुराना योग सूत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये रे ऑप्टिक्स की बात अभी अभी कुछ समय पहले विज्ञान समझा है कि हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन पे, जब प्रकाश आंखों को जुड़ता है। हजारों साल पुराना ग्रंथ का शब्द भी देखिए, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे। चक्षु का परावर्तित उस प्रकाश से संपर्क ना हो सके। यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। उनकी जो विमान होते हैं, उस एयरक्राफ्ट की इतने शार्प एजेस बनाते हैं कि प्रकाश अलग अलग जगह परावर्तित होता है और वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाता। ठीक, यही वो कर रहा है, वापस रडार तक नहीं पहुंच पाता। इससे वो विमान के सामने होते हुए भी लगभग अंतर ध्यान हो जाता है और रडार पे एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखता है, वो पता ही नहीं लगता। तो क्या हुआ, क्या कह रहा है ये सूत्र। इससे वो सामने होते हुए भी दूसरे की ग्राह्य शक्ति के परे हो जाता है। योगी होता सामने है पर उसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो ग्राह्य शक्ति के परे हो जाता है। योगी प्रत्यक्ष होते हुए भी अंतर ध्यान हो जाता है। ऐसा नहीं है वो गायब हो जाएगा फिजिकली, वो वहीं रहेगा पर आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसने अपने शरीर को ऐसे मॉडिफाई कर लिया स्टील्थ टेक्नोलॉजी से कि प्रकाश कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे उस योगी से जाने वाली प्रकाश किरणें पुनः आपके चक्षु में प्रवेश नहीं करेंगी और इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगी। इससे दूसरे वाले की आंखों पे योगी के प्रकाश का बिंब ही नहीं बनेगा। जस्ट इमेजिन, हजारों साल पहले इस तरह का विचार, इस तरह की सोच रख पाना इस देश के योगियों के लिए संभव था। कहां से जाना उन्होंने ये सब, उन्हें कैसे पता लगा कि ये सब हो सकता है। इट इज फिजिबल, इट इज प्रैक्टिकल। उन्होंने जाना अपने ज्ञान से, उन्होंने जाना अपने योग से और यही उनकी सिद्धि थी जिससे वो जाने। देखिए, हम आपको दिखाते हैं अब आपकी स्क्रीन पे। ये होता है देखने का विज्ञान। हम सब अच्छे से जानते हैं किसी भी चीज का जब प्रकाश पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे और जब ऑब्जेक्ट पे प्रकाश पड़ता है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, तब हम देख पाते हैं उसे और फिर ब्रेन आपको सूचना देता है कि ऐसा हो रहा है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं। हमने देखा रेटिना पे उसकी इमेज बनती है, ये हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब भी हम देखते हैं तो प्रकाश जब कनेक्ट करता है तो रेटिना पे इमेज बनती है उस व्यक्ति की। जैसे देखिए, छोटी सी इमेज बन रही है स्क्रीन पे इस व्यक्ति की और पीछे ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन तक जाती है बात पूरी। ब्रेन को पता पड़ता है कि क्या हो रहा है। ठीक, फिर हम ये भी जानते हैं कि हो सकता है ये रिफ्लेक्शन हो जाए। देखिए लेफ्ट में आपको दिख रहा है, चीजें रिफ्लेक्ट हो, प्रकाश आया टकरा के रिफ्लेक्ट हो। कई बार एब्जॉर्ब हो जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता।
कई बार स्कैटर्ड हो जाता है। जो स्टील टेक्नोलॉजी यूज कर रही है स्कैटर्ड कर देती है प्रकाश को, जहां आया है वहां वापस नहीं जा रहा। देखिए सबसे नीचे स्कैटरिंग में जो लिखा है, जहां से आया है वहां नहीं जा रहा वापस, वो स्कैटर्ड हो गया, इधर उधर चला गया। तो स्टील टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब भी करती है, स्कैटर्ड भी कर देती है, रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रही, ताकि जहां से आया है अगर वहां से चला गया वापस तो दिख जाएंगे हम। तो रिफ्लेक्शन नहीं होने दे रही है, नीचे देखिए, एब्सॉर्प्शन कर ले रही है या फिर ट्रांसमिशन कर दे रही है, उसको स्कैटर्ड कर दे रही है। ठीक, तो अब फिर क्या होगा आगे देखिए। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो सारे कलर जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कलर की वो वस्तु नहीं दिखती। ये सेफल लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि 7 रंग जब इस पे पड़ते हैं केवल ये लाल रंग रिफ्लेक्ट करता है। जो ये रख लेता है वो उसका रंग नहीं बनता, जो ये दे देता है, रिफ्लेक्ट करता है, वही रंग बनता है। यही परमात्मा का हमें सिखाने को तरीका है। जो कुछ आप रख लोगे वो आपके जीवन में सुंदरता कभी नहीं लाएगा। जो कुछ आप दोगे उसी से आप जाने जाओ, वही आपके जीवन का रंग होगा। वॉट यू रिफ्लेक्ट, आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, दैट वोंट क्रिएट द इमेज ऑफ योर लाइफ। जो कुछ आप दोगे दूसरों को, वॉट एवर यू रिफ्लेक्ट, ये लाल रंग का सेब सारे रंग एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल लाल रंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए लाल रंग का दिखता है। नीले रंग का ऑब्जेक्ट सारे रंग एब्जॉर्ब करता है, केवल नीला रंग रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए नीले रंग का दिखता है। काले रंग का ऑब्जेक्ट सारे ही रंग एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट ही कुछ नहीं करता, तो काला दिखता है। सो इस तरह से रे ऑप्टिक्स काम करता है। अब हम आए स्टील टेक्नोलॉजी में। हमने आपको बताया ये जैसे रडार से कोई भी सिग्नल आते हैं, नीचे देखिए आप, कोई ऑर्डिनरी प्लेन में क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है, सिग्नल जाता है रडार पे, वापस आता है। देखिए नोज ऑफ द एरोप्लेन, इससे रडार को पता पड़ जाता है कि इतना बड़ा एरोप्लेन है, क्या है क्या नहीं, ये सब क्लियर हो जाता है। पर स्टील टेक्नोलॉजी में देखिए विमान को एक विशेष स्ट्रक्चर का बनाया जाता है, ताकि जब रडार से एंटीना से आ रहा है सिग्नल्स, जो वो वेव्स आती हैं, तो देखिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे इधर उधर, वापस नहीं भेज रहा है। इससे रडार को पता ही नहीं पड़ता है, वेव चली गई, आई नहीं वापस। दिस इज व्हाट इज इनविजिबल एयरक्राफ्ट। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इनविजिबल हो जाता है। कैसे वो कर रहे हैं, वो उसका मटेरियल ऐसा बना है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, सरफेस ऐसी बनी है कि रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सारे के सारे जो वेव्स आ रहे हैं वो वापस नहीं जा पा रहे, एंड इट इज नॉट डिटेक्टेड। एक चिड़िया जैसा छोटा सा दिखता। तो यही महर्षि पतंजलि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यह संभव है कि आप अपनी योग साधना से अपने आप को इस स्थिति में ले आए कि आप रिफ्लेक्ट करना बंद कर दें और आप उसको इधर उधर स्कैटर कर दें, तो दिखेंगे नहीं। यही उन्होंने इस सूत्र में बताया। और इसी तरह से वह ये भी विद्वानों ने कहा कि यदि व्यक्ति अपने शब्दों पे संयम कर ले, कैन यू इमेजिन, तो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे बोलना शुरू कर सकता है, जो उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी से बाहर हो सकता है, जो इंसान सुन सकता है। तो योगी बोलेगा तो, पर इंसान सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है। कितना सारा कम्युनिकेशन हमारे चारों तरफ हो रहा है, पर हम कहां सुन पाते हैं? क्यों? इस पल भी रेडियो वेव्स हमारे चारों तरफ है, कम्युनिकेशन हो रहा है इस पूरे वातावरण में। लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कोई तार तो है नहीं ना, ये कम्युनिकेशन हो रहा है, बट हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है जो उसको कैच कर सके। तो वो जो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, जब वो उसके बाहर चला जाता है तो वो बोलेगा, हम सुन नहीं पाएंगे, वो होगा, हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाले की कानों तक वो तरंगे ग्राह शक्ति के उसके परे हो जाएगी। 40 से 40,000 हर्ट्ज जो होती है, सो ह्यूमन ग्राह शक्ति उसके परे हो गया होगी। इसी तरह से योगी अदृश्य हो सकता है,
सुनाई नहीं देगा। ये सब संभव है यदि योगी अपनी योग साधना को सिद्ध कर ले। ये सिद्धियां आती ही है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। सूत्र 22। ये सब सुनते समय ध्यान रखिए, ये इस देश के मनीषियों ने हजारों साल पहले कहा। ये वास्तव में चिंता का विषय रहा। हजारों सालों में हम लोगों ने इस पे मंथन नहीं किया। इतना स्पष्ट इन मनीषियों ने बताया, पर फिर भी अधिकतर विज्ञान के आविष्कार इस देश में नहीं हुए, क्योंकि हमने गर्व करना नहीं सीखा जो हमारे पास है। जो पेड़ अपनी जड़ों पर से जुड़ा रहता है वही इस संसार में खड़ा रहता है, और ये हमारी जड़ें हैं। हमें इनसे जुड़ा रहना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कितने महान मनीषियों की हम संतानें हैं। आइए आगे पढ़ें। सूत्र 22 ये एक नई विभूति के बारे में चर्चा करता है। बड़ी खूबसूरत, ये भी नई अलग तरह की विभूति। सोप क्रमम निरूप क्रमम च कर्म तत्संयमात उपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यः वा। थोड़ा सा समझे। स उपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात उपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यः वा। स उपक्रम व निरुपक्रम में संयम करने से अथवा अरिष्टों से भी, अरिष्ट का मतलब बुरे चिन्ह, बैड ओमेन्स, से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। योगी पहले से ही बता देता है, बता सकता है कि वो कब मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे बहुत सारे मनीषी हुए इस देश में जो पहले ही बता देते थे। भगवान बुद्ध ने बता दिया था। स्वामी विवेकानंद को इस बात का एहसास था कि उनकी मृत्यु बिल्कुल करीब है। जिस गति से स्वामी विवेकानंद ने काम किया, बिना रुके बिना थके, उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र भी लिखा उनकी मृत्यु के कई साल पहले। उन्होंने कहा, ऊर्जा मुझ में इस कदर बढ़ रही है कि मुझे लगता है कि अब ये वेसल, ये पात्र इस ऊर्जा को संभाल न सकेगा और ये टूट जाए। उनको एहसास था, उनके अल्पायु को। आदि शंकराचार्य को पता था कि वो ज्यादा नहीं जीने वाले। इस गति से उन्होंने कार्य किया क्योंकि उनको अपने जीवन के कार्य को तुरंत खत्म करके जाना। ऐसे बहुत सारे मनीषी थे जिन्हों आज भी तिब्बत में दलाई लामा लोग, कई दलाई लामा जो बड़े सिद्ध होते हैं, वो बता देते हैं जब मेरी मृत्यु बिल्कुल करीब है, डेट टाइम इंसिडेंट तक बता देते हैं, इस तारीख को इस तरह मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो वो कह रहे हैं स उपक्रम व निरुपक्रम कर्मों से, उन कर्मों में जब हम संयम करते हैं या फिर अरिष्टों में भी संयम से, उन पर भी ध्यान से, बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ऋषि अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही बता पाते हैं। तो ये कौन से स उपक्रम कर्म है और निरुपक्रम कर्म है, ये किन कर्मों की ये बात कर रहे हैं और कौन से मृत्यु के चिन्हों की बात महर्षि पतंजलि यहां कर रहे हैं, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं किन चिन्हों की ये बात कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाहते हैं। हम ये बात कर चुके हैं पहले, अविद्या मूल कारण है जिससे हमारा जन्म हुआ। हम आए ही इसलिए क्योंकि हम स्वरूप को नहीं जानते, हम खुद को कुछ और समझते हैं, अहंकार हमारे अंदर है। अहंकार का तात्पर्य अहम करणम, खुद को कुछ और मानना, जो मैं हूं वो न मानना और कुछ और मानना, रॉन्ग आइडेंटिटी, लिमिटेड आइडेंटिटी मानना, अहंकार।
तो जब मैं लिमिटेड आइडेंटिटी मानता हूं तो मेरे अंदर डर आता है, कंपैरिजन आता है, इनसिक्योरिटीज आती हैं। ये सब है वासना। अब जब डर होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। इच्छा होती है कुछ करने की, खुद को सुरक्षित करने की। इनको कहते हैं कामना। डिजायर टू प्रोटेक्ट, डिजायर टू डू समथिंग। फिर जब कामना होती है तो फिर मैं कर्म करता हूं। अब जब मैं कर्म करता हूं, मैं एक्ट करता हूं, तो फिर उस एक्ट का रिजल्ट्स भी आते हैं। अब अगर मैंने अच्छा एक्ट किया अपनी असुरक्षा में होते हुए भी, मैंने अच्छे कर्म किए, मैं असुरक्षित था, मैं परेशान था, मैं दुखी था, पर फिर भी मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो इसके अदृश्य परिणामों को हमने क्या कहा? पुण्य। मैं दुखी था, मैं परेशान था, मैं घबराया हुआ था, तो मैंने किसी का अहित कर, पाप कर दिया, तो इसके अदृश्य परिणामों को मैं क्या कहूंगा? पाप। गलत कर्मों के अदृश्य परिणाम पाप हैं, अच्छे कर्मों के अदृश्य परिणाम पुण्य हैं। अगर मुझे तत्काल परिणाम मिल गया तो ना वो पाप है ना पुण्य है। आपने अच्छा काम किया और उसकी सारी प्रशंसा भी बटोर ली, तो अब ये पुण्य में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हो गया, आपने कैश कर लिया। आपने अच्छा काम किया पर उसकी प्रशंसा नहीं ली, तो फिर ये पुण्य है। ठीक, अदृश्य परिणाम है आपके। आपका हर अच्छा काम जिसका आपको प्रतिफल नहीं मिला, वो सब पुण्य है। प्रतिफल नहीं मिला, इसका मतलब वो अदृश्य रूप में जुड़ गए। पाप, हर बुरा काम जिसका प्रतिफल नहीं मिला, इसका मतलब वो भी पाप में जुड़ गए। आपको उसका खामियाजा अभी भुगतना नहीं पड़ा। आपने गलत कार्य किया पर उसका खामियाजा आपने नहीं भुगता अभी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुड गुड, बैड बैड, नन एस्केप द लॉ। तो कोई इस लॉ को एस्केप नहीं करता। तो पूरा अकाउंटिंग तैयार हो गई, उसको हमने क्या कहा? कंसोलिडेटेड अकाउंट। भारत सरकार का भी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे कॉल इट। संचित कर्म है, इसमें सारा हिसाब किताब वही खाता है। इसको हम कहते हैं संचित, कल्पों से संचित, कब से संचित किया हुआ है। हर पाप, हर गलत काम जिसकी सजा नहीं मिली, वो जुड़ गया उधर। हर अच्छा काम जिसका पुरस्कार नहीं मिला, वो उधर जुड़ गया। इसको हमने कहा संचित कर्म। संचित कर्म का कुछ हिस्सा इस जन्म में मुझे भोगना होगा। पूरा तो फिर मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा ना, मेरी इतनी उम्र है ना, ये इंस्ट्रूमेंट इतने समय तक चल पाएगा कि इतने जन्मों जन्मों का अकाउंट एक साथ चुका दूं। इंस्टॉलमेंट में ही चुकाएंगे ना हम, इतनी अगर लोन है हमारे ऊपर तो पहली किश्त जो आई है इस जन्म का, जो इंस्टॉलमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रारब्ध, कर्म। वही बीज बना मेरे इस जन्म में पैदा होने में। मैं वो बीज लेके आया हूं, पूरा उस पेन ड्राइव में पूरी लाइफ की ब्लूप्रिंट लेके आया हूं कि इस जन्म में इन सब चीजों को मुझे भोगना है। कुछ उन पापों का को एनकैश कर, कुछ पाप एनकैश होंगे, कुछ पुण्य मेरा सहारा बने। जब भी कोई मुश्किल में आपको थाम ले, जानिए कोई पुण्य था जो फलित हो गया। जब भी कुछ होते होते एकदम से बिगड़ जाए, फिर प्रसन्न हो जाइए, एक पाप था जो समाप्त हो गया। गिरते गिरते संभल जाएं, खुश हो जाइए, एक पुण्य था जो फलित हो गया। चलते चलते गिर जाएं, खुश हो जाइए, एक पाप था जो अब नष्ट हो गया। सो बोथ केस में हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, लोन तो चुक ही रहा है। अगर कुछ भी हो रहा है, हमारा लोन चुकता चला जाए, बशर्ते हम और इसमें ना जोड़े, नहीं तो अकाउंट और बढ़ जाएगा। अभी हम बड़ा लंबा ट्रेवल पे हैं। भारत के अलग अलग हिस्से, पुण्य भूमि के अलग अलग हिस्से देखने का मौका मिलता है। कभी अंडमान निकोबार हो, कभी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन हो, कभी चेन्नई हो जहां भी हम बैठे हैं। तो हम क्या, हमारा पास जो सामान है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, तो जहां भी हम जा रहे हैं मॉड्यूल निकाल दे रहे हैं, तो जगह खाली हो जाती है। तो हमें लगता है अब चलो वजन कम हो गया, जगह खाली होगी। पर जहां पढ़ाने जाते हैं वहां से एक मोमेंटो वो देते हैं, यादगार,
कि हम लोग एक दूसरे को देख को याद करें। तो मोमेंटो जनरली उस मॉड्यूल से ज्यादा भारी होता है। सो हमको लगता है कि चीजें खाली हो रही हैं, एक्चुअली जब हम बैग उठा के देखते हैं तो और बढ़ती जा रही है। फिर हमारे एक सहयोगी ने कहा कि यही जीवन है शायद, कि ऐसी तरह से हम चीजों को खाली करते हैं, चीजें फिर से भर जाती हैं। हम आए हैं खाली करने, ये हम ना भूलें। भर के चले गए तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं बचा, सारा खेल बेकार हो गया। सो हर हाल में प्रसन्न रहें। कुछ बुरा हो रहा है, पुण्य पाप नलीफाई हो रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, पुण्य प्रकट हो रहा है। एनी केस मैं बेनिफिटेड हूं। इससे असर पड़ेगा वासना पे। वासना कमजोर होगी जब सही दृष्टिकोण बनेगा। वासना ही तो हमारा आध्यात्मिक डीएनए है। अध्ययन प्लस आत्मा। खुद को जब मैं अध्ययन करूंगा तो कहां पहुंचूंगा? सबसे छोटा यूनिट क्या है? वासना। उसी के कारण मैं आया क्यों? तो आध्यात्मिक डीएनए है मेरा वासना। ये मेरे शरीर का एक तो होता है फिजिकल डीएनए मेरे होने का, और दूसरा है आध्यात्मिक डीएनए। नहीं तो मैं नहीं होता, मैं आराम से इस ब्रह्मांड के साथ एकाकार रहता। पर मैं आया क्योंकि ये वासना थी। उस वासना में छुपे हुए संस्कार थे। इसीलिए किसी बच्चे को गुस्सा जल्दी आता है, कोई शांत रहता है, किसी को पैसा बहुत मोहित करता है, किसी को पैसा मोहित नहीं करता, कोई किताबों की तरफ झुकता है। आप लोग इतने समय से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये संस्कार है। वो आपका आध्यात्मिक डीएनए है जो आपको लेके आया है। वो संस्कार है। बस जैसे संस्कार होते हैं, हैबिट होती है, वैसा मन भी बनने लगता है। इसी को हमने क्या कहा? जन्म संस्कार। और हम पैदा हुए इस बीज को लेकर। हम आए ही वो सब तैयारी से थे कि इस लाइफ में ये सब करना है। ये हमारा स्पिरिचुअल रूट है। So as we know, we are not human being having spiritual experience. Actually, हम spiritual beings है, human experience करने आए। इसलिए हमारा एक spiritual DNA है। वो आध्यात्मिक डीएनए में ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए लेके आता है कि आइए यहां एक्सपेरिमेंट कीजिए, जानिए खुद को और फिर लौट जाइए। तो आप देखते हैं वो जो वासना है, वो जो कामना है, जो हमारे अंदर की कामना, वही हमारा आध्यात्मिक डीएनए है। अब गहराई में उतरेंगे कि मैं क्यों आया, तो एक वासना, एक कामना बची रहेगी, बस वो खींच रहे, उसे पकड़े, उस पर काम करें। जितने जैसे कर्म करूंगा वैसे संस्कार बनते चले जाए। और संचित कर्म का ही एक रूप आप जन्म संस्कारों में देख सकते हैं। मेरे जो जन्म संस्कार है, जन्म संस्कार मतलब जिन संस्कारों के साथ मैं पैदा हुआ, ध्यान दीजिए, इससे माता पिता का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी निजी यात्रा है, नितांत निजी। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 अलग अलग यात्राएं चल रही हैं। हम मोहवश सारी यात्राओं को जोड़ लेते हैं। पर वो जो बच्चा है हमारा, जो उम्र में हमसे 20 साल भले छोटा हो, शायद आध्यात्मिक उम्र उसकी हमसे 100 साल ज्यादा हो। तो सबकी अलग अलग यात्राएं हैं, सबके अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब मैं इंजीनियर बन गया तो मेरी बेटी भी इंजीनियर बने, ऐसा नहीं होगा। सबके अलग अलग चैप्टर्स। वो इंजीनियर बनने के लिए नहीं आई है, वो अपना चैप्टर लेके आई है। मैं अपना चैप्टर लेके आई हूं, कोई दूसरा अपना चैप्टर लेके आया है। पर मैं सबको एक जैसा बनाना चाहता हूं, यूनिफॉर्म। एंड दैट क्रिएट्स द ट्रबल। लोग वो नहीं हो पाते जो होने के लिए वो आए हैं, और इस कारण वो भूल जाते हैं वो क्या होने के लिए आए हैं। इतनी सारी कंडीशनिंग, और जब वापस जाते हैं तो पता पड़ता है जितना बैग लेके आए थे उससे और भारी लेके वापस लौट रहे हैं। अब क्या करना है? फिर जब मैं पैदा हुआ तो निश्चित तौर पे भले कितनी भी कामनाएं हो, शरीर तो चाहिए। तो जो मेरा स्थूल शरीर, जो मेरा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो तैयार था, पर मुझे शरीर चाहिए था। तो माता पिता ने मुझे शारीरिक डीएनए दिया, जिसको मैंने जीन बोला। इस शरीर का भी तो एक संस्कार है। कई चीजें मेरी मेरे माता पिता जैसी हैं, और कई चीजें मेरी खुद की हैं जो मैं लेके आया हूं। तो जो माता पिता जैसी हैं उनको मैंने जीन कहा।
और जो मेरी यात्रा का प्रतिबिंब है मेरे अंदर, उसको मैंने संस्कार कहा। आप खुद सोचिए, अभी पता पड़ जाएगा ऐसा क्या क्या है आपके अंदर जो आपके माता पिता जैसा है। सोचिए, वो जीन है आपका। थिंक ऑफ इट। आपके नेचर का कौन सा हिस्सा है जो आपके माता पिता जैसा? सोचिए। उसको लिखिए 5-6 चीज। नेचर की बात कर रहे हैं, शरीर तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि नेचर पे भी असर पड़ता है। आपके नेचर की जो जो चीजें हैं जो आपके माता पिता जैसी हैं, वो सब आपके जीन में भी आया है। आप कई बार इंटेलिजेंस जेनेटिक होती है, कई बार कोई बीमारी जेनेटिक होती है, कई बार गुस्सा जेनेटिक होता है, वही बहुत सारी चीजें जेनेटिक होती है। ठीक। और अब ये लिखिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें आप अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हैं बचपन से ही। आपकी माता जी बहुत ही मितव्ययी थी, कुछ हद तक अति मितव्ययी, चीजों को बिल्कुल संभाल के रखना, और आप खुल के देने वालों में से। यह आपका संस्कार है। तो क्या ऐसा है जो आपके माता पिता से आप में बिल्कुल अलग है? वो आपकी यात्रा है। उस जीन ने मेरे शरीर को बनाया, और उस मेरी यात्रा के संस्कार ने मेरे मन को बनाया, और इसको मैंने जन्म संस्कार कहा, जिसके साथ मैं पैदा हुआ। इसलिए 2 बच्चे एक ही जायगोट से पैदा हुए, आइडेंटिकल ट्विंस है, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस। एक वक्त, एक गर्भ, एक माता पिता एक साथ पैदा हुए, तो उनमें पितृ संस्कार एक जैसा हो सकता है, पर जन्म संस्कार उनका बिल्कुल अलग होगा। और यहीं जाके आधुनिक मनोविज्ञान चकित हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पास इससे आगे का उत्तर नहीं मिलता। वो ये नहीं समझ पाते बहुत अच्छी तरह से, बहुत श्योरिटी के साथ, कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस का नेचर एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग क्यों हो जाता है। कुछ समय बाद, 18 साल बाद, दोनों का नेचर में आपको बहुत अंतर दिखेगा। जबकि माता पिता, एक स्कूल, एक टीचर, एक पढ़ाई लिखाई, एक सब कुछ एक, इवन स्कूल के ग्रेड्स भी एक जैसे थे, इतना अंतर कैसे हो गया? क्योंकि अब धीरे धीरे जब आप बड़े हो रहे हैं, आपके जन्म संस्कार प्रस्फुटित हो रहे हैं, आपका प्रारब्ध कर्म सामने आ रहा है। आप ट्विंस हैं, आपके प्रारब्ध थोड़ी ट्विंस है। तो दोनों की बिल्कुल अलग अलग जीवन की कंडीशंस होंगी, सिचुएशंस आएंगी, पर फिर वही इंसान मजबूर, वो चाहता है सब एक जैसा हो। ऐसे थोड़ी हो। जब पूरी यात्रा ही अलग है, तो हमें तैयार होना होगा, जो भी आएगा फिर सामने। सो जन्म संस्कार और पितृ संस्कार, इन दोनों ने मिलके मुझे बनाया। मैं बन गया, मैं आ गया इस धरती। सो जब इससे मेरा जन्म हुआ, और प्रारब्ध कर्म ने मुझे क्या क्या दे दिया, मैं कहां पैदा होऊंगा, वो माता पिता मैंने चुने। हम पढ़ चुके, याद कीजिए सूत्र में, योग सूत्र में ही, ये 3 चीजें, जन्म, मृत्यु और परिस्थितियां, जन्म, आयु और भोग, पूर्व निश्चित हैं। ये कैसे बने? इनके बीज तो मैं लेके आया हूं। तो मेरे जन्म में मेरी मृत्यु का बीज है। मेरे जन्म में उन समस्त परिस्थितियों का बीज है जो मेरे सामने आने वाली, और हर वो परिस्थिति मुझे एलिवेट करने के लिए आने वाली है, बेहतर करने के लिए आने वाली है। पर चूंकि मैं इस प्रसंग, इस ड्रामे में उलझ गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी इतने विद्वान थे, एक बार वो एक नाटक देख रहे थे। उस नाटक में कुछ इतना भावुक था कि वो खो से गए उस नाटक में, और वहां किसी पे कोई अत्याचार कर रहा था, उनसे रहा नहीं गया, और उठे, और वो नाटक वाले में उसमें एक चांटा मारा जो अत्याचार कर रहा था। फिर लोगों ने उन्हें पकड़ा कि अरे साहब आप क्या कर रहे हो, ड्रामा चल रहा है। और उनको फिर एकदम से याद आया, ही वाज ब्रॉट बैक। बस यही हमारे साथ हो गया। उस ड्रामा में इस कदर एंगेज हो जाते हैं हम, कि हम फिर से नए अकाउंट्स खोलना शुरू कर देते। पिछले अकाउंट को सेटल करने आए थे, 10 और नए अकाउंट खोल के जाते हैं। जब भी किसी के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, काम, क्रोध, आप समझ जाइएगा नया अकाउंट खुल रहा है।
ये नया अकाउंट खुल गया, ये नया अकाउंट खुल गया। इसीलिए विद्वान बहुत सोच समझ के अकाउंट खोलते हैं। उनको दिखता है ये अकाउंट खुल रहा है भाई, अब किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, अब जाके मैं भी उसकी बेइज्जती करूं, ये लीजिए अकाउंट खुल गया। कई लोग तो सेंट्रल बैंक में अकाउंट खोलते हैं सीधे, ऐसा अकाउंट जो बहुत समय तक चलेगा, अभी खत्म नहीं होने वाला। सो विचार करने की बात है। तो जो जिसको मैं कहता हूं, इसमें कुछ मेरा है, कुछ मेरे माता पिता का है, और इनसे मिलके मैं बना। अब ये जो मैं बना हूं, अब मेरे सामने परिस्थितियां आएंगी जो मैंने निर्धारित की है, और एक दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन जैसा मैंने निर्धारित किया है, पर मैं जाऊंगा कब? तो यही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, दो तरह के कर्म इस बीज में छुपे हैं। एक को उन्होंने कहा स उपक्रम। स उपक्रम, उपक्रम मतलब एक्शन, इंडस्ट्री, डायनामिज्म। तो स उपक्रम विद डायनामिज्म, जिसका भोग प्रारंभ हो चुका है। अभी आप क्या घुटना दुखता है बिना कारण, तो ये स उपक्रम कर्म है। ठीक, जो कुछ हुआ, इतनी पढ़ाई करके वो एग्जाम में फेल हो गए, स उपक्रम है। ये वो परिस्थितियां आना चालू हो चुकी हैं और तेजी से आ रही हैं। जब परिस्थितियां तेजी से आए आपके सामने, आप समझ जाइएगा ये स उपक्रम कर्म के भोग चालू हो गए। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे सूखी घास में आग लगती है, कैसी तेजी से फैलती है, इस तरह से। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे आप जब एक कपड़ा धोते हो और उसको बिल्कुल निचोड़ के खोल के सुखाते हो तो कितनी जल्दी सूखता है, बस इतनी तेजी से जब परिस्थितियां बदले तो जान जाइए स उपक्रम कर्म हो रहा है। क्लियर? कुछ होते निरुपक्रम, वो बहुत स्लो होते हैं, तो बिगर टाइम में उसका असर पाता है। इमीडिएटली कुछ नहीं आती वो परिस्थितियां, धीरे 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 होते 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 बहुत साल बाद आपको दिखती है वो परिस्थिति सामने आएगी। आप अपने शरीर का ध्यान मत रखिए अभी से, उसको खराब कीजिए, सुबह मत उठिए, सही खाना मत खाइए, रात को देर से खाइए, धीरे 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 50-60 साल 70 साल बाद अचानक एक रोग हमें घेर लेगा, निरुपक्रम। इसका भोग अभी प्रारंभ, बड़ा मंद वेग से चलता रहता है ये। ठीक, जैसे हरी घास में आग लगाते हैं, इतनी जल्दी कहां जलती है, बस। तो दो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, कुछ तो फास्ट हो और कुछ बहुत स्लो चल रही, जिसका भी भोग प्रारंभ नहीं हुआ, पर दशाएं बन गई हैं, परिस्थितियां आ गई हैं, माहौल बन चुका है। इसको हम कहते हैं निरुपक्रम कर्म। तो ये दोनों तरह के कर्म महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये इस बीज में छुपे हुए हैं। अब इसी को हम कहते हैं सिचुएशंस। कुछ हुआ, भोग प्रारंभ हो गया मेरा, मैंने इतनी मेहनत की और परीक्षा में मैं फेल हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इट इज व्हाट यू कॉल ए सिचुएशन। आज मुझे सबके सामने मेरे सीनियर ने डांट दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं, मैं वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पे रहा, थोड़ा सा मेरा सिलेक्शन जरा से चूक गया। ये सब उपकर्म कम, ये दीज आर सिचुएशंस, परिस्थितियां हैं ये सब जो हमारे सामने आती हैं अलग अलग समय। दिस इज द सिचुएशंस वी आर इन, अलग अलग तरह की सिचुएशंस। थिंक अबाउट इट, आपके कौन से कर्म, आपके कौन से उपक्रम कर्म हैं जो अभी फलित हो रहे हैं? थिंक अबाउट इट। अच्छे भी बुरे भी, कई बार इतनी पढ़ाई नहीं की तो भी सिलेक्शन हो गया, कोई पुराना पुण्य प्रकट हो गया, कई बार अच्छे लोगों से मिल गए, ऐसे ही ट्रेन में चलते चलते पुराना पुण्य प्रकट हो गया। याद आ रहा है किसी को? करबा कई बार यूं ही, जब कहीं परेशान थे, किसी की मदद की बहुत जरूरत थी, कोई आ गया मदद करके चला गया, पुराना पुण्य प्रकट हो गया। मैं यहां बैठा हूं, माता जी ट्रेन में कहीं सफर कर रही हैं, उनका बीपी हाई हुआ, किसी को पैसेंजर ने दवाई लाके दे दी, मेरा पुण्य प्रकट हो गया कि मेरी मां को किसी ने मदद कर दी। कितनी बार जहां जो इस तरह की अचानक मदद हो जाए वो सब पुण्य प्रकट हो गए। अचानक कुछ वैसा ना हो,
ये जो कुछ जो सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, ये पाप न्यूट्रलाइज हो गए। दोनों अच्छी बात है, उधार चुक गया, पुरानी एफडी तोड़ गई, उसमें भी पैसा मिला, ब्याज समेत मिला, और पुराना लोन चुक गया। तो अगर कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, चोट लग रही है, कोई धोखा दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, पाप चुक रहे हैं, मतलब लोन खत्म हो रहा है। इट इज गुड, कितना रिलीफ हम फील करें। और जहां कुछ अच्छा हो रहा है, एफडी टूट रही है, एफडी का ब्याज समेत मिल रहा है वापस इतने समय का। कई बार कई परिस्थितियां जीवन में लंबे समय तक बनी रहे, ये निरुपक्रम है, मंद मंद चलती रहे, धीरे 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 वो सिचुएशन। वो क्या कह रहे हैं महर्षि, इन दोनों को जोड़ लो, बस यही आपकी उम्र है, यही करने आए हो आप। इन सिचुएशंस को आपने चुना था ताकि ये आपको सिखाएं। इन सिचुएशंस को हमने चुना था ताकि ये सिखाएं। ये हमारी लाइफ की कहानी, ये बड़े बड़े एपिसोड से हमारी लाइफ की, बस यही है हमारी लाइफ। जैसे एक अच्छी मूवी होती है, उसमें 5 बड़े इंसिडेंसेस होते हैं, वही उस मूवी का किक होता है, बस यही है किक। इनको जोड़ लो, ये आयु है जब ना स उपक्रम कर्म बचे, ना निरुपक्रम कर्म बचे, बस अब जाने का वक्त आ गया, खत्म, आयु समाप्त। तो योगी क्या करता है, उसको पता होता है ध्यान से प्रारब्ध क्या है इस जन्म का, क्या करने में आया हूं, उसे समझ में आ जाता है स उपक्रम चल रहा है, निरुपक्रम है। और फाइनली जब उसको ध्यान में आता है कि अब तो कुछ नहीं बचा, न स उपक्रम बचा न निरुपक्रम बचा, हो गया सारा, अब वो समझ जाता है अब जाने का वक्त करीब है। नो लर्निंग लेफ्ट, व्हाई टू वेस्ट टाइम। इन परिस्थितियों से डील करना ही जीवन है, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। अब या तो मैं नए कार्मिक अकाउंट बनाऊंगा चिढ़ के, नाराज होके, कोस के, या फिर मैं ध्यान रखूंगा कि ये तो मेरी यात्रा है, यहां मुझे कमाना, नाम बनाना, इस सब के लिए मैं नहीं आया, मैं अपने अंदर इंप्रूव करने आया हूं, और ये परिस्थिति मुझे मदद कर रही है इंप्रूव करने। परिस्थिति का हल ना निकालें, उस परिस्थिति से ऊपर उठे, ताकि उस परिस्थिति से मैं परेशान होना बंद हो जाऊं। कई परिस्थितियों का कोई हल नहीं होता, क्या निकालेंगे आप उसका हल। जैसे कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, अब आप क्या हल निकालेंगे, वो आ तो नहीं सकता वापस। सो देयर आर मेनी थिंग्स जिसका सोल्यूशन है, जिसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसी भी चीजें हैं। मैं उनसे डील करूं, सिचुएशन से उन्हें प्रॉब्लम कहना बंद करूं, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और ये है तीसरे संस्कार, कर्म संस्कार। अभी तक जो हमने पढ़ा था ये तो पुराना कैरी फॉरवर्ड है, जीवन तो यहां चालू हुआ है, कर्म संस्कार। इसी को कहते हैं क्रियामान कर्म। अब मैं क्या करता हूं, नाउ व्हाट विल आई डू, इस क्रियामान कर्म, ये मेरे हाथ में है। ये जो परिस्थितियां मेरे समक्ष आई हैं, हाउ एम आई गोइंग टू डील विद इट, मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे करूंगा इनके साथ। और हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, ये मैं ध्यान रखूं। सो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उन परिस्थितियों पे, जो भी मेरे जीवन की परिस्थितियां, उस पर रिएक्ट करूं, और रिएक्ट अगर मैं करता रहा पूरी लाइफ लॉन्ग, तो मैं नया अकाउंट खोलूंगा, चिढ़ूंगा, परेशान होऊंगा, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बैर, मोह, इन सब में उलझूंगा यदि मैं रिएक्टिव रहा तो। और एक दिन आएगा शरीर समाप्त हो जाएगा और वासना बची रह जाएगी, इच्छाएं कहां पूरी हुई और नई इच्छाएं चालू हो गई। इसी को मृत्यु कहते हैं। शरीर समाप्त, वासनाएं बाकी। या फिर मैं ये करूं, तितिक्षा माइंडसेट, संभाव, वासना समाप्त पर शरीर बचा है। इसी को मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, यही मुक्ति है। तो ये जन्म मृत्यु के लिए है या मुक्ति के लिए, इट्स अ चॉइस। एंड चॉइस इज ऑफ मैं रिएक्टिव होऊंगा या तितिक्षा स्टेट ऑफ माइंड से काम करूं, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड।
इसको रेस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज माई रेस्पॉन्स टू द सिचुएशंस। हम सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं? रेस्पॉन्स टू द सिचुएशंस। सबकी सिचुएशन अलग अलग है। हाउ डू वी रेस्पॉन्स? ट्रैफिक जैम पे सबको गुस्सा नहीं आता, किसी को आता है, किसी को नहीं आता। प्रमोशन लेट होने पे सबको गुस्सा नहीं आता। ऐसे कई लोगों को हम मिले हैं जिनके प्रमोशन सालों लेट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है कि प्रमोशन लेट हो गया, इससे अच्छा क्या बात है, और मिठाइयां बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट प्रमोशन का लेट होना उन्हें परेशान नहीं करता। दे आर ओके। वो सहन नहीं कर रहे। पॉजिटिव एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल चॉइसलेस सिचुएशंस, एंड इन दैट मोमेंट दे आर वेरी हैप्पी। उस मोमेंट में वो बहुत खुश है। जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उनके सामने सिचुएशन आती है, वो खुद से पूछते हैं, अभी तो मैं बहुत चिढ़ गया इस सिचुएशन पे। जैसे मैं कार चला रहा हूं, पीछे एक व्यक्ति हॉर्न कर रहा है, हॉर्किंग, बिना बात हॉर्न बजा रहा है, पैं पैं। मुझे गुस्सा आया, मैंने चिल्लाया, उसने चिल्लाया। अब पहले तो मुझे गुस्सा आया था, मैंने चिल्ला दिया, अब उसने भी चिल्ला दिया, तो मेरा ईगो भी हर्ट हो गया। अब दो प्रॉब्लम हो गई। फिर जब मेरा ईगो हर्ट हो गया तो मैं कार से उतर गया और मैंने उसकी कार पे एक लात मार दी गुस्से में, हटा इस कार को। अब उसकी कार पे मैंने गुस्से में लात मार दी, वो भी उतर गया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और उतर गए। उसने मेरी कार पे लात मार दी, मेरी कार का डैशबोर्ड खराब हो गया। अब आप देखते जा रहे हैं बस। तो हाउ डू आई डील विद द सिचुएशन? एक तरीका तो ये कि वो हॉन्किंग कर रहा है, दूसरा, और मैं ये सब करूं। दूसरा तरीका ये भी है, जब वो हॉन्क कर रहा है तो मैं उसे कैसे डील कर। खुद से पूछिए, हमेशा पूछिए, क्या इस सिचुएशन को मैं और बेहतर डील कर सकता था? क्या इस सिचुएशन को मैं और बेहतर डील कर सकता था? खुद से पूछिए। जब वो हॉन्क कर रहा है और आप इरिटेट हो रहे हैं, 2042 में, अभी 2022 में नहीं, 2042 में इस घटना को सोचकर मुझ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 2042 में ये घटना मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी? आपको याद भी नहीं रहेगा 2042 में कि किसी ने हॉन्क किया था पीछे। ये इतनी सी बात है। आप कभी भी कोई सिचुएशन में आए, इस टेक्निक को यूज करके देखिए। 20 साल फॉरवर्ड कर दीजिए और पूछिए 2042 में, लाइक फॉर एग्जांपल, आज क्रिकेट मैच आने वाला है एक और, भारत पाकिस्तान। आपका केबल खराब हो गया, सिचुएशन आ गई, आपने पैसे भी जमा कर रखे, सब कुछ, सिचुएशन आ गई। अब आप चिढ़ रहे हैं तो खुद से पूछिए 2042 में मैं याद करके क्या सोचूंगा कि एशिया कप का भारत पाकिस्तान का दूसरा मैच मैं नहीं देख पाया, इससे मेरे जीवन पे ओवरऑल क्या असर पड़ा? तो आप ऐसे हंसेंगे जैसे मैं हंसा। सो इट व्हाट डज दैट मीन? इट डजंट मीन कि यू डोंट ट्राई फॉर इट। आप पूरा प्रयास कीजिए, बट इरिटेट मत होइए, शांत रहिए, रेस्पॉन्स कीजिए, केबल को ठीक कीजिए, फोन लगाइए, जो करना है कीजिए, बट इरिटेशन डजंट वर्क। So this is how, think about it. Every moment we have a choice. Do I need to react or respond with titiksha? When you respond with titiksha, आप नए अकाउंट नहीं खोलते हैं, बट when you react, आप नए अकाउंट खोलते हैं और मृत्यु हो जाती है, इससे पहले कि वो अकाउंट समाप्त हो। और जब आयु खत्म होती है तो वो बताते हैं कि कुछ अरिष्ट है। अरिष्ट मतलब सिंबल्स, जिससे पता पड़ जाता है मृत्यु आने वाली, मृत्यु समक्ष है, इसकी हमें जानकारी मिल जाती है। सो एवरी मोमेंट देयर इज अ चॉइस। व्हाट आर द चॉइसेस आई हैव? देयर आर कपल ऑफ चॉइसेस जो आप एक्सर्ट कर सकते हैं। क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास किसी भी मोमेंट में? जैसे कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई तो क्या चॉइस है मेरे पास उस सिचुएशन में? जैसे मैं रिएक्टिव रहूं या रेस्पॉन्सिव? मैं खुद से पूछूं कि मैं रिएक्टिव रहूं या रेस्पॉन्सिव। अगर मैं रिएक्टिव रहता हूं तो फाइनली मैं खुद को विक्टिम मान सकता हूं सिचुएशन का, पर मैं रेस्पॉन्सिव होता हूं तो मैं विक्टर हूं सिचुएशन का। मैं खुद को शांत रख पाया। हमेशा चॉइस, इंटेलिजेंस रखना है या इंडिफरेंस रखना है। हर चीज में इंटेलिजेंस। आज छुट्टी का दिन है, घर पे बैठे हैं तो हर चीज में टोकना। सुबह बच्चे तैयार होके कहां जा रहे हैं, उसमें भी हम टोके, फिर इसमें भी टोके, उस। अरे जब हम नहीं रहते थे पूरे सप्ताह भर तो भी तो चीजें चलती थी।
पर अब हम हैं तो हर चीज में टोके, कंप्लीट इंटेलिजेंस, या क्या ना, थिंक ऑफ इंडिफरेंस जहां तक पॉसिबल। अभी आई मेट एन ऑफिसर, वेरी नाइस पायलट। तो ही सेड, जब मैंने पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, चीफ इंस्ट्रक्टर, मेरे साथ बैठे, एंड ऐसा होता था उस समय कि 13 घंटे चलाने के बाद 13 घंटा आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको अकेले सोलो फ्लाई करना है। तो जब सिखा रहे थे तो चीफ इंस्ट्रक्टर ने एक राउंड उनके साथ लिया। सिखाते समय भी आप ही चलाते हो, पर इंस्ट्रक्टर पास में बैठता है। तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस किसी कारण से कम आ रहा था खुद में। तो चीफ इंस्ट्रक्टर ने बोला, विमान तुम्हें ही उड़ाना है, मैं बस पास में बैठा रहूंगा, पर मैं तभी दखल दूंगा जब हम मरने वाले हैं, अन्यथा मैं नहीं संभालूंगा आपका स्टीयरिंग। दोनों के अपने अपने स्टीयरिंग होते हैं ना उसमें, विमान में, पायलट को पायलट, एंड बोथ मूव्स टुगेदर। तो चीफ इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं तभी दखल दूंगा जब हम मरने वाले हैं, एंड देन ही स्टार्टेड फ्लाइंग। वो खुद डर भी रहे थे क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उनमें था नहीं। एंड उन्होंने देखा कि वो जो चीफ इंस्ट्रक्टर थे पास में बैठ के अंगड़ाई ले रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक। ही वॉज नॉट लुकिंग एट देम, लुकिंग एट हिम। और ये घबरा भी रहे, पर विमान भी इनका उड़ रहा था। तो चीफ इंस्ट्रक्टर ने जो कहा वो निभाया कि मैं तभी दखल दूंगा जब हम मरने वाले हैं। तो खुद से पूछिए, क्या इस जगह मेरा इंटेलिजेंस जरूरी है? क्या हर जगह मैं बोलूं? क्या हर जगह बोलना इतना अनिवार्य है? आस्क इंडिफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशंस। अगर मैं एक्सपेक्टेशन बढ़ाता जाऊंगा तो हर सुंदर रिलेशन में बर्बाद कर दूंगा। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगती हैं। कोई थैंक यू बोल दे वही बहुत बड़ा लगता है, पर जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं तो कोई कितना भी कुछ कर दे वो कम लगता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस। प्रेम का परिचय नहीं है एक्सपेक्टेशंस। ऐसा तो नहीं है मैं अपने रिश्तों में एक्सपेक्टेशन बढ़ाता चला जा रहा हूं। आस्क योरसेल्फ, वो छोटी छोटी चीजें जो खुश करती थी, अब वो मिनिमम नीडेड नेसेसिटी लगने लगी है। तो एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस। मैं क्या कहता हूं जीवन में जब भी कोई स्थिति आती है, उसे प्रॉब्लम बोलता हूं या सिचुएशन बोलता हूं? कॉल इट ए सिचुएशन, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि यदि मैं उसमें रिएक्टिव होता हूं, इंटेलिजेंस रखता हूं, खुद को विक्टिम महसूस करता हूं, खूब एक्सपेक्टेशंस रखता हूं, तो क्या हो रहा है? मैं अपने संचित कर्मों में जोड़ रहा हूं और रीबर्थ की साइकिल फिर बढ़ा रहा हूं। पर मैं बिल्कुल इंडिफरेंट हूं, कमल की भांति घर में हूं, पानी में है भी और पानी से दूर भी है। सब चीजों को एक्सेप्टेंस करना, सेल्फ कंट्रोल पूरा, एंड विक्टर की फीलिंग होना, चीजों में रेस्पॉन्सिव होना, ना कि रिएक्टिव होना। तो मैं क्या कर रहा हूं? सब्सट्रैक्ट करता जा रहा हूं अपने संचित कर्मों, अपनी साइकिल छोटी कर रहा हूं। कई लोग, मैं क्या करता हूं, उस घटना को देखता हूं या फिर मैं बिगर चेन ऑफ सीक्वेंस को देखता हूं कि यह घटना क्यों हुई, और ये सोच के दुखी होता हूं, या ये सोच के शांत रहता हूं, मैंने ही मेरे प्रारब्धों में कहीं लिखा होगा, अब हो गया, लेट मी डील विद इट, क्या करना है इसके। तो मैं चेन ऑफ सीक्वेंस को देखता हूं या केवल उस मोमेंट को देखता हूं और सोचता हूं ऐसा क्यों हो गया मेरे से? मेरा फोकस किस पे होता है? मुझे अभी कैसा लग रहा है जब वो पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, या फिर आज से 20 साल बाद मैं इसको कैसे देखूं? ये भी डिसाइड करेगा मेरा भाव क्या होने वाला। मैं क्या करता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी रहता हूं, या फिर जो कुछ मेरे हाथ में मैं उस पर एक्शन लेता हूं? सोचते जाइए, आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूं? मेरा दिमाग अक्सर पास्ट एंड फ्यूचर में घूमता रहता है क्या? ऐसा क्यों हो गया और अब क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ और अब क्या होगा? या मैं पूरे समय प्रेजेंट में रहता हूं?
मैं इस पूरे ड्रामा में इंडल्ज हो जाता हूं क्या, जैसे उस समय उस मोमेंट के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जी इंडल्ज हो गए, या फिर मैं इस ड्रामा को याद रखता हूं ये केवल ड्रामा है, आना और चला जाना। मैं केवल मेरा ही प्रोस्पेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देता हूं, क्या मैं कैसे सोचता हूं, या फिर मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी उतना ही समय सोचता हूं। करके देखिए, किसी चीज व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आ रहा हो तो सोचिए कि आपको गुस्सा क्या कारण से आ रहा है, वो सारे पॉइंट लिख लीजिए, ये इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अब क्या करें, जिस कुर्सी पे बैठ के आप उस पे गुस्सा कर रहे थे, उस कुर्सी को उठाइए और सामने वाली तरफ रखिए। बिल्कुल करिएगा, एग्जैक्टली ये करके देखिए। आपने यहां बैठ के बोल दिया, उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हो गया। अब इस कुर्सी को उठाइए, सामने रखिए, उस जगह बैठिए और कल्पना कीजिए सामने अब आप बैठे और आप वो व्यक्ति बन जाइए। जब आप वो व्यक्ति बनेंगे तो आप देखेंगे कि, और फिर बिल्कुल आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए खुद को उस व्यक्ति के रूप में लाइए और बिल्कुल मानिए कि अब आप वो व्यक्ति। अब उस व्यक्ति को बन के बोलिए वो व्यक्ति क्या बोलता है इस बारे में, पूरा शिद्दत से सुनिए। आपको एक दूसरा तरीका समझ में आएगा देखने का, दूसरा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। और हमने जब भी ये करवाया है, हमेशा व्यक्ति को सामने वाली कुर्सी पे बैठना ज्यादा भारी महसूस हुआ है अक्सर। तो हमें समझ में आता है कि केवल हम परेशान नहीं है, वो भी परेशान है किसी चीज से। क्या मैं पर्पस ऑफ लाइफ को भूल जाता हूं, या फिर मैं कभी अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं भूलता। कुछ लोग ड्रामा को जीवन समझते हैं और कुछ लोग जीवन को ड्रामा समझते हैं। सो ये चीजें डिफरेंशिएट कर रही हैं हम लाइफ को जी कैसे रहे हैं। हम मुक्ति की ओर जा रहे हैं कि मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उज्जैन में एक कार है, मारुति वैन है उज्जैन शहर में, उस पे लिखा है धीरे धीरे चला जा रहा हूं जिससे जल्दी वो आगे निकल जाए। तो कई लोग उस कार को ओवरटेक करते हैं और लगता है कि क्या लिखा है, कोई बोलने की बात है। पर जैसे आप ओवरटेक करते हो, उस कार के पास पहुंचते हो, तो देखते हो नीचे लिखा हुआ है मरघट की ओर, धीरे धीरे चला जा रहा हूं जिससे जल्दी वो आगे निकल जाए मरघट की ओर। तो सब लोग एकदम से ब्रेक लगाते हैं, अरे भाई ये इसी को जाने दें। सो द पॉइंट हियर इज, फैक्ट यही है। सो इस जर्नी के दौरान क्या हम रेगुलर सीख रहे हैं? आर वी लर्निंग रेगुलरली? खुद से पूछिए, मैंने क्या नया सीखा आज? क्या मेरे पास कोई लर्निंग डायरी है जिसको मैं बना के रखता हूं कि व्हाट आर माय लर्निंग्स ऑफ लाइफ? या ऐसी कोई डायरी नहीं है। कितने लोगों ने एक लर्निंग डायरी बना रखी है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। बनाना चालू कीजिए। एवरी मोमेंट, एवरी डे, रात को सोने से पहले आज क्या नया सीखा? अरे कोई एक शब्द ही सीखा हो, कुछ भी, क्या नया सीखा? क्या ऐसा था जिसने जीवन में आज कुछ नया सिखाया, जीवन को बेहतर समझा? ठीक, मैं क्या करता हूं? डिक्टेट करता हूं अपनी टर्म्स दूसरों पे या डिस्कस करता हूं? सो इट्स अ चॉइस। तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उद्वेग पूर्वक रिएक्टिव लाइफ रखूं या फिर तितिक्षा पूर्वक जीवन जीऊं। क्या अंतर होगा? एक में मैं रिएक्टिव हूं, दूसरे में रेस्पॉन्सिव हूं। एक में मैं विक्टिम हूं, दूसरे में विक्टर हूं। एक में मैं इंडल्ज रहता हूं, दूसरे में इंडिफरेंस रहता है। एक में मैं एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, दूसरे में एक्सेप्टेंस होती है। एक में प्रॉब्लम फोकस होता है, दूसरे में सिचुएशन को देखता हूं, सॉल्यूशन फोकस होता है। एक संचित कर्मों में जोड़ता है, दूसरा संचित कर्मों को कम करता है। एक फियरफुल लाइफ बनाता है, दूसरी फियरलेस बनाता है। एक लॉन्ग बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल बनाता है, एक शॉर्ट करता है उस साइकिल को। एक मुझे केवल उस मूवमेंट पे रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरा मैं लॉन्गर बिगर चेन ऑफ सीक्वेंसेस को देख पाता हूं।
एक में मैं सोचता हूं अभी मुझे कैसा लग रहा है, दूसरे में 20 साल बाद में से कैसे देखूंगा मैं सोचता हूँ। एक में मैं लगातार सोचता रहता हूँ मेरे हाथ में क्या नहीं है, मैं उसके लिए दुखी रहता हूँ। दूसरे में मैं सोचता हूँ मेरे हाथ में क्या है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। एक में मैं पेंडुलम की तरफ पास्ट और फ्यूचर में ही हमेशा रहता हूँ, एक में मैं प्रेजेंट रहता हूँ। एक में मैं ड्रामा में इंडल्ज रहता हूँ, दूसरे में मैं ड्रामा को याद रखता हूँ। एक में मैं केवल अपना प्रोस्पेक्टिव देखता हूँ, दूसरे में मैं दूसरों का प्रोस्पेक्टिव भी देखता हूँ। एक में मैं केवल डिक्टेट करता हूँ, दूसरे में मैं डिस्कस करता हूँ। एक में मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ भूल जाता हूँ, दूसरे में मैं याद रखता हूँ। एक में मैं अपने ड्रामा को ही जीवन समझता हूँ, दूसरे को जीवन को ही ड्रामा समझता हूँ। एक में मैं रेगुलर सीखता हूँ, दूसरे में मैं रेगुलर नहीं सीखता। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी हैव इन लाइफ। सो लेट्स हैव ए क्विक रिकैप सो फार। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार हम रिकैप करते हैं। हमने ये जाना कि किसी भी चीज को, सूत्र 21 ने बताया, किसी भी चीज को देखने के लिए उसका प्रकाश हमारी आंखों तक आना अनिवार्य है। जब उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, रिफ्लेक्ट होकर, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। और उसकी 5 स्टेजेस हैं। इंसिडेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना है, मतलब प्रकाश उस वस्तु पे पड़े, रिफ्लेक्ट पड़े, दूसरी चीज वो मेरी पुतली पे आए, तीसरी चीज रेटिना पे इमेज बने, चौथी चीज, और पांचवी नर्व फाइबर्स बताएं ब्रेन को। और इसमें से मैं केवल कंट्रोल ये कर सकता हूं कि मेरे चक्षु तक आंखें ना पहुंचे, रिफ्लेक्शन में कुछ अलग तरह से करूं। और इसी कारण काया के रूप में संयम करके योगी अपने रूप को ऐसा कर लेता है कि लाइट रिफ्रैक्ट होना चालू हो जाती है और वापस व्यक्ति की आंखों तक नहीं पहुंचती। उससे उसकी ग्राह शक्ति स्तंभ रुक जाती है, क्योंकि चक्षु और प्रकाश का संप्रयोग है, उसका संपर्क रुक जाता है। इसी टेक्नोलॉजी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा गया और आज दुनिया भर में इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से योगी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे बोलना भी सीख लेता है ताकि आप उसको सुन भी ना पाए। सूत्र 22 ने बताया स उपक्रम और निरुपक्रम कर्मों से, उनमें जब हम संयम करते हैं तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, तथा अरिष्टों में संयम करने से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो अगले सेशन में, आज हमने इस पे बात नहीं की है कि ऋषि मुनि कैसे पता लगा लेते थे कि मृत्यु आने बाकी है, तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं। उपनिषदों में, कई संहिताओं में, महाभारत में कुछ स्पेसिफिक चिन्हों का उल्लेख है जिससे पता लगता है कि मृत्यु करीब है। तो हम अगली क्लास में उन चिन्हों पे भी बात करेंगे, क्या चिन्ह होते हैं जिससे पता लग जाता है कि मृत्यु करीब है। और हमने फिर ये जाना कि सउपक्रम कर्म वो होते हैं जिनका भोग प्रारंभ हो चुका है, तीव्र वेग से होते हैं, सूखी घास में जैसे अग्नि लगे, और निरुपक्रम धीरे धीरे चलते रहते हैं। हमारा एक आध्यात्मिक डीएनए होता है जो हमारा संस्कार, मन और जन संस्कार बनता है। हमारा एक शारीरिक डीएनए होता है जो माता पिता से बनता है, जो हमारे जीन, शरीर और पितृ संस्कार बनता है। हम जीवन में जो भी कर्म कभी भी करते आए, अपनी अविद्या वश, अहंकार वश, वो वासना, कामना, कर्म फल, उससे जो पाप पुण्य संचित कर्म में इकट्ठे हुए, उसका हिस्सा जो प्रारब्ध कर्म मुझे इस जन्म में भोजना है, ये जो बीज है मेरे, वही बीज में मेरी मृत्यु, परिस्थितियां और जन्म का उल्लेख है। और ये परिस्थितियां भले सउपक्रम कर्म जो इमीडिएटली आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, इन दोनों की जो परिस्थितियां, इन्हीं को सिचुएशंस कहते हैं। मेरी आयु कितनी होगी जब तक ये पूरे कर्म में न भोग लूं, जिनको मैं प्रारब्ध कर्म कहता हूं। सउपक्रम और निरुपक्रम को जोड़ लूं तो मेरा पूरी उम्र है। और इन परिस्थितियों को मैं डील कैसे करता हूं, वही मेरे कर्म संस्कार हैं, इन्हीं को पुरुषार्थ कहते हैं, यही क्रियामान कर्म है, यही मेरा रेस्पॉन्स है। या तो मैं प्रतिक्रियावश करूं या तितिक्षा से करूं। प्रतिक्रिया करूंगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा पर वासना बची रहेगी, इसी को मृत्यु कहते हैं। तितिक्षा से करूंगा तो वासना समाप्त हो जाएगी और शरीर शेष रह जाएगा, इसी को मुक्ति कहते हैं। और इन दोनों के बीच की चॉइस ही जीवन है और चॉइस ही पुरुषार्थ है। तो हम चुने ऐसा जीवन जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, ना कि मृत्यु की ओर। इसीलिए कहते हैं कि मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृत की ओर लेके जाए, मुक्ति की ओर लेके जाए। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।